प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पठित गद्यांश कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पाठ के गद्य में से ही आए, ये कविता में से भी आ सकती है। तो कविता हमारे पाठ में अब तक हमने पाठ 1 से 8 में 2 कविताएं पढ़ी हैं। तो ये कविता की भी कुछ पंक्तियाँ आपको आ सकती हैं तथा उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तो कविता को बच्चों काव्य कहा जाता है हिंदी में कविता को काव्य भी कहा जाता है। अगर कविता का कोई अंश होता है, कविता की कुछ पंक्तियाँ होती हैं, तो हम उसे काव्यांश कहते हैं। जैसे गद्य मतलब लेख या कहानी, अगर उसका कोई अंश होता है तो हम गद्यांश कहते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर कविता का कोई अंश होता है तो उसे गद्यांश न कहकर हम काव्यांश कहते हैं। तो आज हम अपने काव्यांश का भी अभ्यास करें। काव्यांश मतलब कविता की कुछ पंक्तियाँ दी होंगी तथा उनसे संबंधित प्रश्नों को आपको लिखना हो। तो बहुत सरल है, क्योंकि कविता ये हमने पढ़ रखी है। तो ये पठित कविता है, तो इसीलिए आपको परेशानी नहीं हो। ये पठित कविता है, इसीलिए अब आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो शुरू करते हैं। काव्यांश की कुछ कविताएं की कुछ पंक्तियां लिखते हैं। ये आज हमारा पहला है प्रश्न 1। पठित काव्यांश पठित काव्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं अभी कविता लिखता हूं। सूरज का जोर हुआ हल्का, सूरज का जोर हुआ हल्का। आपको भी अभ्यास के लिए इसे साथ साथ लिखते जाना है। और ये नई कविता नहीं है, इसलिए आपको बहुत जल्दी इसको पता चल जाएगा ये हमारी पाठ्यपुस्तक से ली गई है, कौन सी कविता है, आपने पढ़ रखा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप भी साथ साथ लिखेंगे। कविताओं की हम कुछ पंक्तियां ही लिख रहे हैं। बादल के दल उमड़े घुमड़े पूरब की ओर उठी देखो घनघोर घटा सुखदाई है।
जो पेड़ खड़े थे मन मारे सूखे मुरझाए से उनकी रग रग में जोश नया प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। तो बच्चों, ये था हमारी कविता की कुछ पंक्तियाँ, और इसको भी करने का वही तरीका है। सबसे पहले हम इसे 2 बार पढ़ेंगे। सूरज का जोर हुआ हल्का, बादल के दल उमड़े घुमड़े, पूरब की ओर उठी देखो घनघोर घटा सुखदाई है। जो पेड़ खड़े थे मन मारे सूखे सूखे मुरझाए से, उनकी रग रग में जोश नया प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। तो ये थी हमारी कविता की पंक्तियाँ। हमें पता चल रहा है कि सूरज का जोर हल्का हो गया किस कारण से? बादलों के कारण से। और ये कौन से बादल हैं बच्चों? वर्षा ऋतु वाले बादल हैं। और बादलों को देखकर ही लोगों को सुख मिलता है, राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि सभी जीव गर्मियों से परेशान हैं। तो ये तो जैसा है लिखा है ठीक वैसे ही हमने अर्थ निकाला है, आपने पढ़ा भी है। सुखदाई मतलब अच्छा, सुख देने वाली, अच्छी लगने वाली। जो पेड़ खड़े थे मन मारे सूखे सूखे मुरझाए से, उनकी रग रग में जोश नया प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। हमें पता चल गया जो पेड़ थे सूख गए थे, शायद गर्मी के कारण मुरझा गए थे, वे भी वर्षा ऋतु के कारण उनके जो रग रग में, उनके हर पत्ते पत्ते में नया जोश आ गया है। तो ये था हमारा कविता। आप इसको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। जैसे कि हम अपठित में भी 2-3 बार पढ़ते थे, पठित में भी हम कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे। अब इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, किसका जोर बादलों के आने पर कम हुआ है। तो हम जानते हैं बादलों के आने पर किसका जोर कम हो गया है। हमें कविता से ही पता चल जाता है कि सूरज का जोर कम हो जाता है बादलों के आने पर। जोर कम हो जाना मतलब बादल सूरज को ढक लेते हैं, अब उसकी जो किरणें होती हैं वे धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ये कहा गया है कि तो किसका जोर बादलों के आने पर कम हुआ है?
कुछ बच्चे एक शब्द में लिखते हैं सूरज, ये गलत है। कुछ बच्चे एक शब्द में सूरज लिख देते हैं, ये गलत है। हमें जब भी उत्तर होगा पूरा वाक्य में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सूरज का योग, सूरज का योग बादलों के आने पर, बादलों के आने पर कम हुआ है। पूर्ण। तो जितना पूछा जाता है ठीक इसमें भी बच्चों उतना ही हम लिखेंगे और ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे दूसरा प्रश्न है घटा। घटा का अर्थ लिखें। घटा का अर्थ लिखें तो हमें उसको लिखना है। इसमें एक शब्द में दे सकते हैं, जहाँ अर्थ लिखना है तो पूरा वाक्य बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। घटा का अर्थ होता है बादल या काले बादल, काले बादल। आप इसको भी वाक्य में बना के ले सकते हैं, लेकिन अगर विलोम पूछता है और जिसमें एक शब्द का ही उत्तर होता है तो आप एक शब्द में भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न में आपको पूरा वाक्य लिखना है। किसका जोर बादलों के आने पर कम हुआ है? तो सूरज का जोर बादलों के आने पर कम हुआ है। इसमें एक शब्द में आपको एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, वाक्य बनाना। तीसरा है अगला है हमारा इस कविता का नाम लिखें, नाम लिखें। तो ये भी जांच की जाएगी कि सचमुच आप कविता पढ़ते हैं कि नहीं, आप कविता को पहचान गए हैं कि नहीं। तो कविता का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है वर्षा ऋतु है, तो आप लिखेंगे इस कविता का नाम, इस कविता का नाम वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु है। ये हमने कॉमा में बताया कि वर्षा ऋतु ही इस कविता का नाम है। तो बच्चों जितना बोला जाएगा हम उतना ही लिखेंगे, उससे अधिक नहीं लिखना है। आंसर जो है टू दी पॉइंट, हिंदी में सटीक बोलते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही दिया जाता है। कुछ बच्चे कविता की पंक्तियां ही लिख देते हैं, ये सही बात नहीं। आपको वाक्य बना के लिखना है। आपको कविता की पंक्ति नहीं लिखनी है, आपको वाक्य बना करके ही लिखना है। अब आगे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है इसे आप साथ साथ करते जाएं ताकि आपका अभ्यास भी बना रहे। इस कविता के कवि कौन हैं? तो हमसे कवि का भी नाम पूछा जाता है। कवि कौन होता है बच्चों? जो कविता को लिखता है। कवि वह व्यक्ति होता है जो कविता को लिखता है। तो वर्षा ऋतु जो हमारी कविता है और उसके कवि का नाम क्या है वो आपको लिखना है। हमें पता है निरंकार देव सेवक है, तो हम लिखेंगे पूरा वाक्य लिखेंगे। इसमें केवल नाम नहीं लिखना है। इस कविता के कवि
इस कविता के कवि निरंकार देव सेवक हैं। निरंकार देव सेवक हैं। सम्मान देने के लिए हम हैं लिख रहे हैं। ये प्रश्नवाची चिन्ह है। तो बच्चों ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो इसके अंदर हमने देखा कि अगला है ये जो बादल हैं या घटाएं हैं तो किस दिशा से आ रहे हैं। जो बादल है, घटा का अर्थ होता है काले बादल, तो घटा किस दिशा से आ रहे हैं, दिशा आपको पता है। तो हम पांचवा प्रश्न है, मैं तीसरे प्रश्न को मिटा देता हूँ, आपने कर ही लिया होगा। घटा, घटा का अर्थ होता है काले। घटा किस दिशा से, दिशा से आ रहे हैं, आ रहे हैं। उत्तर घटा पूर्व पश्चिम, आपको दिशाएं पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पे पूर्व से आ रहे हैं। जो वर्षा के जो मेघ होते हैं, वर्षा ऋतु में जो मेघ होते हैं वो कहाँ से आते हैं, पूर्व दिशा से। हम लिखेंगे घटा पूर्व दिशा से आ रहे हैं। तो देखा बच्चों, ये बहुत ही सरल था। अगर हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो हम अपने पठित कविता की जो है, पठित कविता भी हम इसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, परीक्षा में, तो हम इसको ऐसे करेंगे। एक और कविता है हमारे पुस्तक में जो पहले 8 लेसन में आ रही है, हम लोग उसका भी अभ्यास कर लेते हैं, वो भी मुश्किल नहीं। तो शुरू करते हैं अपना दूसरी कविता से भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न। अब हम दूसरे पे चलते हैं। प्रश्न 2, प्रश्न है 2। कविता की पंक्तियां हैं, पेड़ पेड़ सहकर धूप खुद, धूप खुद देते सभी को छां अपनी, छां अपनी मदद बढ़ाने, मदद करने को बढ़ाते, को बढ़ाते डालियों सी बांह अपनी, डालियों सी बांह अपनी। चार और पंक्तियां हैं, उनको भी लिख लेते हैं। खींचते रहते, खींचते
रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कम से कम 2 बार, अगर आपको फिर भी कुछ परेशानी करे 3 बार भी पढ़ सकते हैं। चाहे आपने ये कविता पहले पढ़ी क्यों न रखी, हम जानते हैं कि ये पठित काव्यांश है, पठित कविता का अंश है, फिर भी हम इसे कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाँह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। तो एक बार हमने पढ़ा और ये पढ़ी हुई कविता है, इसीलिए पढ़ने से आपने अनुभव किया होगा कि आपको ये याद आ रही है। फिर से दूसरी बार पढ़ते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाँह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। तो पेड़ों के बारे में बताया है कि कैसे पेड़ खुद कष्ट सहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, कैसे छांव देकर। छाया की भी कीमत होती है। अगर कोई व्यक्ति धूप में खड़ा हो, परेशान हो, अगर उसे कुछ देर के लिए पेड़ की छाया मिल जाए तो उसको राहत मिलती है। तो एक तरह से छांव देख कर के वे सबकी मदद करते हैं, केवल ना केवल इंसानों की, पक्षियों की, पशुओं की, सबकी मदद करते हैं पेड़। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। जब हम सांस छोड़ते हैं, आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वे निकलती है, वो हमारे लिए अच्छी हवा नहीं है, जहरीली है या कहेंगे गंदी है। लेकिन इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ इसको ग्रहण कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसको ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। प्राणवायु किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। और दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन बनी है 20-21% जो हवा में है वे पेड़ ही बनाते हैं, आपको पता ही है, पेड़ या पौधे ही बनाते हैं। तो एक तरह से हम इनके ऋणी हैं, हम इनके बिना जी नहीं सकते, इनके ऑक्सीजन के बिना। हिंदी में ऑक्सीजन को कहा गया है प्राणवायु, प्राण के लिए जो वायु ज़रूरी है उसे प्राणवायु कहा है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पे। बहुत ही सरल है, आपने इसे नोट कर लिया है। हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। अब पहला प्रश्न पे आ जाते हैं। धूप कौन सहता है? धूप कौन सहता है? उत्तर। तो बच्चों हमने बताया है आपको टू दी पॉइंट लिखना, जितना पूछा जाता है। कुछ बच्चे कविता की ही पंक्तियां लिख देते हैं जो गलत है। आपको अपने शब्दों में
इसका उत्तर लिखना है। कितना आसान सा प्रश्न है। धूप कौन सहता है? एक कविता की हमने 8 पंक्तियाँ जो पढ़ी हैं उसमें लिखा हुआ है पहली पंक्ति, कौन सहता है? पेड़। पहला शब्द ये पेड़। तो हमें केवल पेड़ लिख देने से गलत हो जाएगा, हमें पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। पेड़ धूप सहता है, लिखेंगे पेड़ धूप सहता है। पूर्णवाचक, पूर्ण विराम लगाना है, वाक्य में लिखना है। पेड़ धूप सहता है। जो चीज़ जितनी पूछी जाती है हमें उसको उतना ही उत्तर देना। अब चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरा प्रश्न है, लिखेंगे कविता का नाम। इस कविता का क्या नाम है? ये भी जांचने के लिए पूछा जा सकता है क्या आप कविता को पहचान गए? इस कविता का नाम लिखें। इस कविता का नाम लिखें। तो आपको अपने कविता का जो पाठ की कविता है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इस कविता का नाम, वाक्य में लिखेंगे इस कविता का नाम कैसे चलेगी, कैसे चलेगी है। पूर्ण विराम, पूरा वाक्य में हमने लिखा है। तीसरा है कवि के नाम। कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है, उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन हैं? तो आपको लिखेंगे उत्तर इस कविता के कवि, इस कविता के कवि। अब कवि का नाम लिखेंगे द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। जी हैं, हम हैं लगा रहे हैं सम्मान देने के लिए। तो कवि का नाम भी हमें ऐसे ही लिखना है। अब फिर चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चार है शाम का अर्थ। शाम का अर्थ लिखें। तो शब्दार्थ की बात है तो छां को छाया कहते हैं, आपको पता ही है। हम लिखेंगे छाया। इसमें एक शब्द में लिखा जा सकता है और पांचवा प्रश्न है विशुद्ध। विशुद्ध विशुद्ध का अर्थ लिखें। कविता में अर्थ बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये भी बहुत सरल है कि स्वच्छ। विशुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ। तो इसी तरह आप अभ्यास करते रहेंगे। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना आपको ये आसान होता जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना है।
शेष हम कल करेंगे।